बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये है ज़िंदगी के साथ, मैं हूँ सायरा कबीर। आज चेलम है इमाम हुसैन का। आई एम श्योर आप कई लोगों को पता भी होगा, न्यूज़ भी देख रहे होंगे, कई जगहों पे मजालिस की तकरीब हो रही है, कल भी हुई है, आज जुलूस भी निकलेगा, बहुत सारे लोग इबादत में भी लगे होंगे। ये सारी बातें तो आप लोगों को पता भी हैं। इमाम हुसैन की कुर्बानी के हवाले से भी आप लोगों को बताया भी गया है, हमने शोज़ भी किए हैं और पता भी होगा। लेकिन आप 40वां या चेलम की अगर हम बात करें तो उस क्या ख़ास बात है? ख़ास बात एक तरफ तो ऑफ कोर्स रिलीजियस एट्रीब्यूशन तो है ही, इसकी एक रिलीजियस एस्पेक्ट तो है ही। लेकिन अगर ये बात मैं बताऊँ आपको, बड़ी आपको हैरानगी होगी कि 40 दिन की अगर बात करते हैं तो एक इस्लामिक तौर पे जहाँ पे 40 दिन की बड़ी अहमियत है, वहाँ पे साइंटिफिकली भी 40 दिन की बड़ी अहमियत है। कहा यह जाता है कि जो भी शख्स कोई भी आदत अपनाने के लिए 40 दिन तक अगर वो आदत अपनाए तो वो एक्चुअली अपने अंदर वो चेंज हमेशा के लिए ले आता है। इट बिकम्स पार्ट ऑफ यू, इट बिकम्स योर हैबिट। तो 40 दिन की बहुत अहमियत है। यहाँ पे आज एक दफ़ा फिर ज़रूर कहूँगी, हम हमेशा ये कहते हैं कि करबला के वाक़े के टाइम पे हम ज़रूर डिस्कस करते हैं, आशूरा के मुहर्रम के फ़र्स्ट 10 डेज़ हम बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, चेलम में भी हम डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते जाते हैं हम भूल जाते हैं और फिर अगले मुहर्रम का इंतज़ार करते हैं। तो यहाँ आज मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि कोशिश करें कि जो मैसेज है इमाम हुसैन का, जो मैसेज है करबला का, जो मैसेज है हमारे रसूल का, वो ना भूलें। 40 दिन की बात अगर एक इस लिहाज से भी मैं कर रही हूँ कि अगर 40 दिन तक आप इमाम हुसैन को याद करें, उनके लेसन को याद करें, उनके करबला के वाक़े के पीछे जो बेसिक मकसद है, मैसेज को याद करें, तो आप इस तरह हो जाएंगे कि अपनी पूरी ज़िंदगी उस लिहाज से गुजार सकेंगे। और जो सबसे बड़ा मैसेज मैं हमेशा कहती हूँ करबला हमें देता है, वो है इंसानियत का। और इंसानियत की एक ऐसी चीज़ है जो इंसानियत की मुझे लगता है हमारे यहाँ फुकदान होते जा रहा है। इंसान के अंदर से इंसानियत ख़त्म होती जा रही है। हमारे अंदर सिंपैथी नाम की कोई चीज़ नहीं है, हमारे अंदर एम्पैथी नाम की कोई चीज़ नहीं है। यानी हमें किसी के दुख दर्द के ऊपर हम सिंपैथाइज़ नहीं करते, हम कोई ना कोई रीज़न एट्रीब्यूट कर देते और हम एम्पैथाइज़ नहीं करते। एम्पैथाइज़ का मतलब है आप कभी अपने आप को किसी और की जगह पर रख के नहीं सोचते। इसलिए कहना बहुत आसान होता है दूसरों को कि देखा उसने गलत किया, अगर आप होते और अगर आपके ऊपर बीतती तो क्या होता। इंसानियत की अगर बात करेंगे तो आज ये भी बताना चाहूँगी कि आज 3 दिसंबर है। यूनाइटेड नेशंस जो है डिक्लेयर किया हुआ है आज के दिन को वर्ल्ड डिसेबल्ड डे, इन द सेंस कि जितने भी वो लोग जो कि माजूर होते हैं किसी भी तरीके से, उसके लिए ये दिन मनाया जाता है। अब इंसानियत की जब बात करते हैं तो जी हाँ, माजूर जो लोग होते हैं जो कि इतने ब्लेस्ड नहीं होते या जिनके साथ कोई ऐसा वाक़या, कोई हादसा हो जाता है जिसकी वजह से वो माजूर हो जाते हैं, तो उस हवाले से हम ज़रूर बात करेंगे कि उनके लिए क्या ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। देखिए, बुरा वक्त किसी पे भी आ सकता है, बुरा वक्त किसी के साथ भी हो सकता है। लोग क्यों मजाक उड़ाते हैं, लोग क्यों नहीं सोचते। हम फैसिलिटीज़ के हवाले से भी बात करेंगे। 2013 जो है उस 2013 कह रही हूँ, 2015 जो है, मैं 2 साल पीछे चलेगी जहाँ पे 15 ख़त्म होने को आया। बताने का मकसद है कि हर साल गुजर रहा है और हर साल के लिए एक थीम देते हैं। 2015 जो है उसका है थीम इंक्लूजन। इंक्लूजन का मतलब है मिलाना, यानी कि आप वो लोग जो माजूर हैं उनको भी अपने साथ मिलाएं। और जब आप मिलाएंगे तो आप उनको एम्पावर भी करेंगे, आप उनको यूज़फुल भी बनाएंगे, आप उनको वो चीज़ें देंगे, वो हुनर देंगे, वो चीज़ें देंगे जिससे वो अपनी ज़िंदगी को ख़त्म नहीं समझेंगे और वो ज़िंदगी गुजारने में उनकी मदद भी होगी, उनको अपनी ज़िंदगी का मकसद भी नज़र आएगा। यानी कि आपने उनको एम्पावर कर दिया। अगर आपने उनको एम्पावर कर दिया, आपने अपने एनवायरनमेंट को ऐसा कंड्यूसिव कर दिया कि उनके लिए आसानी हो जाए, तो यकीन जाने आपका जो सोसाइटी, आपका जो माशरा है वो भी एम्पावर्ड हो जाएगा, वो तरक्की करेगा, वो सही डायरेक्शन में, सही रास्ते में निकल आएगा। और इंसानियत की इससे बड़ी क्या मिसाल है। अनफॉर्चुनेटली क्या देखते हैं हम, अगर वेस्ट की बात करते हैं, जहाँ अगेन मैं कहूँगी कभी कभार लगता है कि वो इस्लाम को ज़्यादा फॉलो करते हैं एज़ कम्पेयर टू अस, क्योंकि उनके अंदर ज़्यादा इंसानियत नज़र आती है। वो तो जानवरों का भी ख्याल रखते हैं, हम कहाँ इंसानों को बोलें, हम जानवर तो दूर की बात है, इंसानों को हम
पूछते ही नहीं है। खैर, नाउम्मीदी नहीं होंगे, हम हमेशा बात ज़रूर करते हैं, दोनों एंगल से लेकर चलेंगे। आज वर्ल्ड डिसेबल डे के हवाले से भी ज़रूर बात करेंगे और किस तरह हम मदद कर सकते हैं लोगों की, हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या एवेन्यूज़ हैं, किस तरह एम्पावर कर सकते हैं इन लोगों की जो कि माजूर होते हैं, डिसेबल होते हैं किसी भी तरीके से। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे, आज अपनी नानी से मिलवाएंगे और देखेंगे आज नानी खाना पकाने वाली वो क्या बना रही है। अस्सलाम वालेकुम नानी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं अल्लाह का शुक्र ठीक हूँ। आज फिर आपको काम पे लगा दिया हमने। हाँ बिल्कुल, आज मैंने खुद कहा कि आज मैं काम करूँगी क्योंकि आज का टॉपिक ऐसा है और हमारे उन मासूम बच्चों के लिए जो हर एज में मासूम ही रहते हैं, बेशक, तो उनके लिए कुछ बनाना, कुछ करना मुझे अच्छा लगेगा, इसलिए आज मैं खाना बना रही हूँ। और नहीं, वैसे दानी एक बात यहाँ ज़रूर बताना चाहूँगी, एक वक्त ऐसा आया मेरी ज़िंदगी में जब मैंने बहुत काम किया और मैंने बड़े अपने हाथों और पाँवों के ज़रिए काम किया। और उस ज़माने में आई रिमेंबर क्लियरली सेइंग कि अल्लाह तेरा शुक्र कि तूने मुझे हाथ और पाँव दिए। हमने कभी शुक्र किया? आप करते हैं शुक्र? आँखों के हम किस कहते हैं ना, हम किस नेमत का अल्लाह से शुक्र अदा करें, उस हवाले से ज़रूर बात करेंगे। अपने कहानी को थोड़ा मज़ीद आगे भी बढ़ाएंगे और ऑफ कोर्स नानी क्या कर रही हैं, वाक़या उस हवाले से भी बताएंगे। आप वाक़या कर रही हैं नानी, क्या बताऊंगी आपको इस छोटे से ब्रेक के बाद, कहीं ना जाएगा। मिलेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद, सो स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक टू ये है ज़िंदगी। अगर अभी आपने टीवी ऑन किया है तो बताते चलूँ कि आज हम बात कर रहे हैं इमाम हुसैन के चेलम के हवाले से भी बात कर रहे हैं और हम आज वर्ल्ड डिसेबल डे के हवाले से भी बात कर रहे हैं। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, कोई बात बताना चाहते हैं, कोई ओपिनियन देना चाहते हैं तो प्लीज़ फील फ्री, कॉल करें, हमसे बात करें। आप हमें फेसबुक पर मैसेज भी कर सकते हैं, हम आपके मैसेजेस पढ़ेंगे। यूजुअली गुड मॉर्निंग के जब जवाब आते तो वो मैं नहीं पढ़ती, लेकिन टॉपिक के हवाले से अगर आपका कोई ओपिनियन होगा वो मैं ज़रूर पढ़ूँगी। हमारे साथ, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था आपको ब्रेक पे जाने से पहले, नानी मौजूद हैं, तो आइए देखते हैं नानी के क्या क्या कार्रवाइयाँ हो गई हैं, वाकयात क्या क्या पेश आ गए। कैसी है नानी? बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, हम बना रहे हैं चिकन विंग्स बना रहे हैं। वो हो ठीक है, ये चिकन विंग्स है जो हमने स्टीम करके रख लिए क्योंकि यहाँ पे टाइम इतना नहीं होता, तो हमने पहले से स्टीम करके रख लिए। सही, इसको मैं थोड़ा सा पलट दूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि क्या करने वाली हूँ मैं इसके साथ। नानी ने पराठे वराठे सब पहले बना, नानी एफिशिएंट इंसान है बहुत ज़्यादा। वक्त का मुकाबला सख्त होता है, बोलती है देखो सबको आता है पराठा बनाना, मैं पराठा क्यों बनाऊं सबके सामने? हाँ बिल्कुल, सबको आता है, तो वो बनाने की ज़रूरत क्या है। अच्छा, अब इसमें हमने डाली 2 से 3 चम्मच दही। बिल्कुल सही, ये हो गया, बस इतना बहुत है। अच्छा, ये जो चिकन है ये स्किन के साथ है और स्किन के साथ इन्होंने स्टीम किया है, यानी अच्छा, उबाल दिए। ये थोड़ा सा हम सॉल्ट डालेंगे इसमें। नमक के पर हमेशा हाथ हल्का रखें, ठीक है, नमक कम भी चल जाएगा। हाँ, ज़्यादा हो जाए तो बहुत बुरा है, सेहत के लिए भी बुरा है और खाने में भी अच्छा नहीं लगता। बिल्कुल ठीक। अच्छा, पराठा निकाल लूँ मैं अपना। ओ, ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, एक बिल्कुल ठीक। जब तक नानी जो है ये हमें बता रही हैं, हमें पराठे बना के दिखाती हैं। चले जी, ये हो गए मेरे पराठे, अब हम इसको देख लेते हैं। सही। अच्छा, अब मसाले मसूले डाल रहे हैं हम चिकन विंग्स में। अच्छा, ये है हमारे पास टिक्का मसाला। ठीक है, किसी भी मेक का आप ले लें, घर में बनाने का तरीका मैं बाद में बता दूंगी। ठीक है, किसी भी मेक का ले लें, अपने टेस्ट के हिसाब से इसके अंदर चिकन ये डाल दें, टिक्का मसाला डाल दें। टिक्का मसाला, टिक्के वाला फ्लेवर आने वाला है इसमें। बिल्कुल टिक्के वाला फ्लेवर आएगा। अच्छा, ये है वाइट पेपर। वाइट पेपर डाला, ये थोड़ी सी डाल दी, वैसे तो इसमें सारे मसाले हैं, हमें ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी हमने वाइट पेपर डाल दी। चूँकि टिक्का मसाला डाला नानी ने, इसलिए नानी ने नमक भी बहुत हल्का हाथ रखा था। बिल्कुल सही है, थोड़ा सा मैदा ताकि ये इसको पकड़ ले। ओके, थोड़ा सा, ठीक है, बस इतना। और अब हम इसको मिक्स कर देंगे। ठीक है, अब अगर आपने ब्रेक लेना है तो आप ले सकती हैं आराम से। ब्रेक लेने से पहले आपसे अगर मैं ये बात पूछूं वर्ल्ड डिसेबल डे के हवाले से, माजूर लोगों के हवाले से, आपको लगता है हमारे यहाँ पे माजूर लोगों के लिए चीज़ें, फैसिलिटीज़ मौजूद हैं? नहीं, बहुत कम है ना, बहुत नहीं, मॉल्स में भी जाते हैं आप तो वहाँ पे आपको व्हील चेयर लेकर जाने के लिए मसला हर जगह आपके पास लिफ्ट्स अवेलेबल नहीं है। तो अगर कोई शख्स के, किसी शख्स के घर में अगर कोई बच्चा है या कोई शख्स है, उनके लिए बहुत प्रॉब्लम होती है, तो वो कितना मुश्किल है उनको एक जगह से दूसरी जगह तक लेकर जाने में। अच्छा जी, बाहर मुल्कों में हर चीज़ मौजूद है, उनके लिए ऐसा कुछ नहीं है, तो व्हाई इज इट सो? हम लोग प्लान्ड नहीं है,
एज ए नेशन अगर हम प्लान्ड होंगे तो हम इन तमाम चीज़ों का ख्याल भी रखेंगे। भी हमारे अंदर एक किस्म की बेहिसी सी है, जब हम किसी को देखते हैं तो बहुत हिकारत की नज़र से देखते हैं, एज इफ़ कि उसकी गलती है कि वो माजूर हो गया। हम क्यों इस तरह अपने बच्चों की परवरिश नहीं करते कि जो माजूर है उनका ख्याल रखें, उनको हेल्पिंग हैंड दें, पिटी ना करें। उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत बहुत ज़रूरी है, वरना उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाएगा। ऐसा ही है ना? बिल्कुल। तो इज़्ज़त दें, इज़्ज़त के साथ काम करें और आई थिंक किसी को हर्ट ना करें। सबसे बड़ी इंसानियत की बात जब हम करें, दिल ना दुखाएं। आप सब सही कर लेंगे ज़िंदगी में, लेकिन किसी का अगर दिल तोड़ देंगे ना तो उसको फिर मेंट करना बड़ा मसला है। जब तक नानी अब आपको फ्राई करने वाली है, ये मैरिनेट हो गया, इसको आप 20 से 25 मिनट थोड़ा सा टाइम दें। ठीक है, हमारे पास टाइम नहीं है, लिहाजा हम फ्राइंग के लिए डाल देंगे। हाँ, लेकिन ऑयल हो जाए ज़रा थोड़ा गर्म हो जाए, फिर हम फ्राइंग के लिए डाल। ज़बरदस्त। तो आई एम श्योर फ्राई करना भी कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, आप सब जानते हैं कि फ्राई कैसे करते हैं। तेल गर्म होने का हम इंतज़ार कर रहे हैं जब तक हम जाएंगे एक ब्रेक की तरफ, वापस आएंगे और वापस आके फिर मज़ीद आपको अपनी जो फाइनल दी एंड होगी। अच्छा, ब्रेक नहीं लेना है अभी, ब्रेक का टाइम है लेना नहीं, आप अभी डाल दीजिए और हमें दिखाएं कैसे। ऑयल गर्म हो जाए फिर मैं डाल। चले, ज़बरदस्त। माजूर बच्चों के हवाले से अगर बात करते हैं या माजूर बड़ों के हवाले से बात करते हैं, कुछ लोग मेंटली डिसेबल्ड भी होते हैं, कुछ लोग पैदाइशी होते हैं, तो उस हवाले से नानी आप क्या कहेंगी? किस तरह का रवैया होना चाहिए? ये तो अल्लाह ताला देखिए किसी के घर में ऐसी चीज़ ना दे क्योंकि जो डिसेबल हो, किसी भी तरीके से डिसेबल हो, क्योंकि हर चीज़ जो अल्लाह ताला ने हमें दी है वो एक नेमत है। जब हमारे पास नहीं होती तो फिर हमें उस चीज़ का एहसास होता है। इस चीज़ के लिए मैं जिक्र करूँ कि 2-3 दिन पहले मेरी बेटी का एक्सीडेंट हुआ तो उसके ये हाथ और पाँव डैमेज हो गया। तो अब 3 दिन से वो अपने हाथ और पाँव नहीं हिला पा रही है, तो वो बार बार यही कह रही है कि अम्मी मुझे एहसास हो रहा है इस चीज़ का कि मैं इसको मूव नहीं कर पा रही हूँ। तो कितनी बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी, तो हमारे पास है तो हमें एहसास नहीं है। तो खुदारा उन बच्चों का ख्याल करें। अगर आपके घर में अल्लाह ताला भेज देता है तो वो आपकी भी आजमाइश होती है और उन बच्चों की भी आजमाइश होती है। उनकी तरबियत अच्छी करें, उनके जो स्कूल हैं, उनकी तालीम, अच्छा उनके अंदर भी अल्लाह ताला एक स्पेशल क्वालिटी देकर भेजता है, तो सिर्फ उसको बाहर लाने की ज़रूरत होती है। कम से कम वो इस काबिल हो जाते हैं कि वो किसी के ऊपर बोझ नहीं बनते, वो एक कारआमद। आप देखें ना, एथलीट्स बने हमारे, एब्सोल्युटली, तो हमारा नाम रोशन किया उन्होंने। फैमिली को चाहिए बहुत ज्यादा सपोर्ट करें उन सबको, इमोशनल। और हम जाते हैं, हम ये कहते ओहो अल्लाह ने ऐसा दे दिया, ये नहीं कहना चाहिए, ये अल्फाज नहीं कहने चाहिए। अफसोस की बात में अफसोस ना करें, ठीक है। और देखिए बुरा वक्त किसी पे भी आ सकता है, बिल्कुल। तो बस आई गेस वी शुड रियली बी देयर इन सपोर्ट। ये अभी चेकिंग हो रही है जी, चेकिंग हो रही है कि ऑयल सही से गर्म हो जाए। बिल्कुल हो गया ऑयल हमारा गर्म हो गया, ऑलरेडी स्टीम किया है तो ये तो बहुत जल्दी हो जाएगा, अंदर से कच्चा रह जाएगा, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, इसको थोड़ी स्लो फ्लेम में ही हमें बनाना पड़ेगा, बिल्कुल, ताकि ये मीडियम में। बिल्कुल, इसको आराम से इसके अंदर डाल देंगे। अच्छा नानी, आज इमाम हुसैन का चेलम भी है। जी बिल्कुल, ये तो ऐसा गम है ना कि ता हयात हमारे साथ है, बिल्कुल रहती और दुनिया आपको भी लगता है ना, हमेशा इंसान को इस गम को याद रखना चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। इसको अगर हम याद रखेंगे तो हम अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। बिल्कुल सही कह रही है। मैं यहाँ लेकिन एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि प्लीज़ अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। हमेशा सिक्योरिटी का इशू हमेशा रहता है, तो इसे सोच समझ के देख भाग के अगर कोई ऐसी कोई चीज़ आपको नज़र आती है जो आपको थोड़ी सी मशकूक लगती है, थोड़ी सी आपको लगता है कि कुछ सही नहीं है, प्लीज़ इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपको लगे कि पता नहीं क्या हो क्या नहीं, आप बता दें, आप कंप्लेन कर दें, आप दिखवा लें, आप चेक करवा लें। It's always better to be careful. Precaution is always better than cure. तो ये बात ज़रूर कहूँगी कि बात कर लेना ज़्यादा बेहतर होता है। और अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और सबकी हिफाजत करे। प्लीज़ हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखेगा। वक्त हुआ है अब एक ब्रेक का, तो अब हम जाते हैं ब्रेक की तरफ, वापस आएंगे, मज़ीद गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे, अपने मेहमानों से भी आपको मिलवाएंगे और एक दफ़ा फिर आप लोगों से भी बात करना चाहेंगे तो कॉल करें, हमसे बात करें, फेसबुक पर मैसेज भी करें। हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक, स्टे ट्यून्ड।
वेलकम बैक टू ये है ज़िंदगी। जी हाँ, हमारी नानी जो है वो खाने बनाने में मसरूफ़ है, वो खाना तो बना ही रही हैं, लेकिन साथ साथ हमारे मेहमान भी आ गए हैं। तो पहले नानी की तरफ चलते हैं और देखते हैं नानी ने कहाँ तक काम कर लिया है। तो नानी, हो गया हमारा खाना पीना रेडी है, बस अब खाना बाकी है। ओहो, ये तो हमारा काम है नानी, बिल्कुल सही, ज़बरदस्त। हमने सारी मेहनत करा ली और अब हमारा टाइम आ गया। नानी, कोई लास्ट मैसेज देना चाहेंगी? बस यही कहूँगी कि जो आज का टॉपिक है बहुत ज़रूरी है, इसको बार बार करते रहना चाहिए और उन माँ बाप के लिए बहुत अच्छा है मैसेज जाएगा जिनके घरों में ऐसे बच्चे हैं। अगर वो अपने बच्चों को सही तरबियत दें, सही उनके लिए करें, तो बहुत उनके लिए भी और अपने लिए भी बहुत अच्छी चीज़। बिल्कुल सही कह रही है, एब्सोल्युटली। थैंक यू सो मच नानी, बहुत शुक्रिया आपका। खा के ज़रूर बताएंगे आपको भी कि कितना यम्मी बना है। मिलवाऊंगी आपको अपने मेहमानों से। हमारे साथ सबसे पहले मौजूद हैं इब्न हसन। ही इज़ अ लेक्चरर ऑक्यूपेशनल थेरेपी फ्रॉम डाउ मेडिकल यूनिवर्सिटी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अच्छा, साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं एक खातून, उन खातून का नाम भी अभी जानेंगे, और उनके साथ एक बहुत ही अडोरेबल बेबी है। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है? वालेकुम अस्सलाम, आज़मा सरोज। आज़मा सरोज। और छोटे बेबी का नाम क्या है? सफ़ान अहमद ख़ान। सफ़ान अहमद ख़ान। और सफ़ान 5 साल के हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। आपसे बिल्कुल बात करेंगे और जानेंगे भी। आई एम श्योर आप पीपल आर सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, एंड बहुत सारे वो लोग जो भी इस मुसीबत में होंगे या परेशान होंगे, तो उनको आप लोगों को देखकर हिम्मत भी आएगी और करेज भी मिलेगी। तो स्टार्टिंग फ्रॉम यू इब्न हसन, सबसे पहले तो मुझे आप बताएं, आपको इब्न हसन कहते हैं, हसन कहते हैं, क्या कहते हैं? दोनों तरह से पुकारा जाता है। ज़्यादातर लोग हसन, यूनिवर्सिटी में मुझे हसन के नाम से जानते हैं। तो हसन, मुझे बताएं, व्हाट इज़ ऑक्यूपेशनल थेरेपी? वेरी फैंसी नेम आई मस्ट से। जी हाँ, ऑक्यूपेशनल थेरेपी के बारे में इतनी ज़्यादा अवेयरनेस पाकिस्तान में नहीं है। बैरून मुल्क इसका काफ़ी नाम है जी। और ऑक्यूपेशनल थेरेपी रिहैब टीम का एक बहुत इंटीग्रल पार्ट है। पूरी रिहैब टीम में, जिसमें फिजियाट्रिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट, इसी तरह ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, सोशल वर्कर, किसी भी किस्म की रिहैब में इन तमाम लोगों का रोल है। ऑक्यूपेशन से बिल्कुल ऐसे ही जैसे एक बच्चे का ऑक्यूपेशन ये है कि वो खेले, काम, सोए, बेसिक चीज़ें करे, उठ के भागे दौड़े, ये सारी चीज़ें एक बच्चे का ऑक्यूपेशन है। तो कोई भी ऑक्यूपेशन, कोई टीचर है, उसमें उसको दोबारा से एडजस्ट करना। अच्छा, ऑक्यूपेशनल थेरेपी इज़ नॉट ओनली रिहैबिलिटेशन, इट्स हैबिलिटेशन ऑल्सो। क्योंकि कुछ बच्चे पैदाइशी माजूर होते हैं, उन्होंने कभी कोई चीज़ एक्सपीरियंस नहीं की होती, फॉर एग्जांपल ज़िंदगी में कभी खड़े नहीं हुए, तो वी हैव टू हैबिलिटेट देम फर्स्ट रादर देन रिहैबिलिटेट। हाँ, जी। और जैसे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट या इस तरह के केसेस होते हैं, उसमें फिर हमारा रिहैबिलिटेशन का कॉन्सेप्ट आता है कि जो उनकी प्रीवियसली जिस तरह वो पहले चीज़ें करते थे उस तरीके से वापस कर बिल्कुल दोबारा से परफॉर्म कर सकें। हमारा ऑक्यूपेशनल थेरेपी का मकसद ये होता है कि इंसान को डिपेंडेंट नहीं होने देना है। क्या बात है, यू आर एम्पावरिंग देम, वो किसी पे बोझ ना बन रहे हो। बिल्कुल। और इसीलिए हमारा एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग पे ज़्यादा फोकस होता है, यानी कि वो जो भी काम करना चाहते हैं अपनी डिसेबिलिटी का लफ्ज़ अब मैं ये कहूँगा कि अब ख़त्म किया जा रहा है, हम डिफरेंटली एबल कहते हैं। ओह वाओ। तो डिफरेंटली एबल कहना और मेंटली एंड फिजिकली चैलेंज्ड पीपल, That's a very positive way. I really like it. आप जब disable कहते हैं, that's kind of negative. It has a very negative connotation. Yeah. And we call it this is able, but differently able. Differently able, बिल्कुल, absolutely. वही चीज़ों को एक different तरीके से करने का तरीका, and different is not bad. Different is great. Different is unique. Why not? जिस तरह हम सुबह उठते हैं, हमें नहीं फिक्र होती कि हम ब्रश कैसे करेंगे, हम ड्रेसिंग कैसे करेंगे, लेकिन जब कोई कमी आ जाती है एक्सीडेंट के बाद या किसी सर्जरी के बाद या पैदाइशी माजूरी में, तो हम बच्चों को डिफरेंट तरीके से काम करना सिखाते हैं ताकि वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना। मैं अगेन ये एक पॉइंट पे ज़रूर आना चाहूँगी कि जब हम बात करते हैं डिफरेंटली एबल के हवाले से भी, हर इट्स वेरी डिफरेंट, लाइक हर केस इज़ डिफरेंट, राइट? एक वन केस टू अनदर इट वुड बी डिफरेंट। तो अब आप जब कोई भी केस आपकी तरफ आता है, आप लोगों की तरफ, तो आप लोग पहले उस पेशेंट की या उस शख्स की आप लोग पहले वो देखते हैं, सारी इवैल्यूएशन कर रहे होते हैं। जी बिल्कुल। देखिए, व्हाट इज़ द कॉस्ट? बहुत महंगा नहीं होता? देखिए, यहाँ पे जैसे डाउ यूनिवर्सिटी एक ऐसा इदारा है, फर्स्ट सिविलियन इदारा है जो रिहैबिलिटेशन में इतना बड़ा इंस्टीट्यूट चला रहा है, जहाँ पे आर्टिफिशियल लिम्ब का भी काम हो रहा है। सही। और किसी भी किस्म की रिहैब केसेस, यानी कि जब डॉक्टर के पास से रेफ़र होते हैं हमारे पास, तो फिर हम उसको सबसे पहले तो अपनी असेसमेंट करते हैं ना कि रिहैब पोटेंशियल कितना है, मोटिवेशन क्या है। अक्सर लोग डिप्रेस हो जाते हैं, तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो रिहैबिलिटेशन में काउंट करते हैं। तो हमारी असेसमेंट होती है, असेसमेंट टूल्स होते हैं, उसके बाद फिर हम प्लान बनाते हैं ना कि इस पर्सन का कि क्या रोल है, ये पहले क्या कहता था। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि
घर में वाहिद कमाने वाला होता है, फॉर एग्जांपल ड्राइवर था और अब उसका एक्सीडेंट में जो है वो जो है एबिलिटीज़ उसकी नहीं रही कि वो ड्राइविंग कर सके, तो हमारी कोशिश होती है कि हम अपनी थेरेपी को उस तरफ फोकस करें कि वन डे ही विल बी एबल टू ड्राइव अगेन। ओह वाओ। तो कोशिश यही है कि ज़्यादातर जितने भी लोग कंप्लीट रिहैबिलिटेशन। आई विल कम बैक टू माय ओरिजिनल क्वेश्चन, इज इट एक्सपेंसिव, महंगा है? देखें ज़्यादा महंगा नहीं है, लेकिन क्योंकि रिपीटेटिव सेशन होते हैं ना कि बार बार, क्योंकि रिहैब इज़ नॉट वन डे प्रोसेस ना, राइट, तो उसको बार बार आना, फिर हमारे मुल्क में इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है कि कन्वेंस। कितना महंगा है हसन? देखिए डाउ यूनिवर्सिटी में तो मतलब पर सेशन, फिर हमारे यहाँ ज़कात का भी अक्सर ऐसा सिस्टम है कि जिसमें दोज़ हू कैन नॉट रियली अफोर्ड इट, तो उनके लिए इस तरह की कोई चीज़ बिल्कुल इस तरह की भी चीज़ें की जाती हैं। डिपेंड करता है कि वो किस लेवल पर है, वो अपनी मैनेजमेंट के उनके तरीके होते हैं। देखिए अगर आप मुझसे पूछें और फ्लुएंट क्लास की बात करें तो वो तो बाहर भी जाके करवा सकते हैं, यू नो, उनके लिए तो अगेन हर तरफ हर जगह के लिए रास्ते निकल आते हैं। लेकिन दोस्त फ्रॉम मे बी मिडिल क्लास और लो इनकम ब्रैकेट, उनके यहाँ अगर ऐसा कोई हो जाए तो हमारे यहाँ तो क्या होता है, वी हैव टू जस्ट लर्न टू लिव विद इट। नहीं, बहुत इकोनॉमिकल है, बहुत सस्ता है डाउ यूनिवर्सिटी में, यानी कि बहुत आसानी से कोई भी इस तरफ आ सकता है। और you will second that? I mean इकोनॉमिकल है, आप समझ ले हर उसकी कैटेगरी के लिए आपको जो है वो सॉल्यूशन मिल जाएगा और आप अफोर्ड कर सकते हो। कभी ऐसा हुआ है कि यू हैव टर्न्ड अवे एनीवन, कोई आया हो आपके पास कि मेरा ये केस है और आपने कहा सॉरी हम तो नहीं कर सकते? देखिए हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम जिस हद तक हमारे डिपार्टमेंट में सहूलियात मौजूद हैं उसको वहाँ फोकस किया जाए, लेकिन अगर कभी ऐसा होता है कि हमारे डिपार्टमेंट में वो सहूलियात ना हो और किसी के लिए दूर पड़ा हो तो फिर हम रेफरल करते हैं। अच्छा ठीक है। तो हमें, क्योंकि हम इस फील्ड में हैं, हमें ऐसी जगहें मालूम है कि कहाँ पर भेजा जाए, और यूजुअली सबसे लैक ऑफ अवेयरनेस मैं कहूँगा सबसे ज़्यादा बड़ा मसला यही है। सही है। जैसे इस बच्चे के केस में ये शुरू से आए, और ये मैं इस बच्चे को इधर लेकर भी इसीलिए आया कि ये सक्सेसफुल केस ऑफ रिहैबिलिटेशन है माशाल्लाह। और ये पहले जैसे इनके हवाले से आप मुझे डिटेल में ज़रूर बताइएगा कि क्या हुआ था, मदर से भी हम ज़रूर मालूम करेंगे, एंड देन हाउ डिड यू वर्क ऑन इट ज़रूर बताइएगा, क्योंकि वही है सक्सेस स्टोरीज शेयर करने का मकसद ये होता है, टू गिव इंस्पिरेशन टू एवरीवन। और जब आपको इंस्पिरेशन नज़र आती है, मोटिवेशन नज़र आती है कि एंड रिज़ल्ट क्या हो सकता है, तो आप दिल बर्दाश्ता नहीं होते, एंड यू वर्क टुवर्ड्स इट, यू गेट मोटिवेटेड। वक्त हुआ एक ब्रेक का, तो ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे और अपनी गुफ्तगू को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं, पार्टिसिपेट करना चाहते हैं हमारे शो में, तो प्लीज़ डू कॉल अस, बात कर सकते हैं आप, फेसबुक पे मैसेज भी कर सकते हैं। कहीं मत जाएगा, हम आएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, सो स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक वंस अगेन। हमारे साथ हमारे एक और मेहमान भी आ गए। एक और मेहमान कहना वैसे सही नहीं होगा क्योंकि फैमिली का बहुत बड़ा हिस्सा है, ही इज़ द हेड ऑफ द फैमिली। लेट्स वेलकम विद अस वी हैव सरोज भाई। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आई मीन आई मस्ट से पूरी फैमिली को लेकर आऊँ यहाँ पे। इनका सबसे बड़ा बेटा जो है समीत, उनसे ही मुलाकात कराते हैं। अस्सलाम वालेकुम समीत, हाय, कैसे हैं आप? ठीक, वेरी गुड। आप देख सकते हैं देव गॉट अडोरेबल चिल्ड्रन, माशाल्लाह माशाल्लाह। अब आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर व्हाट वेंट रॉन्ग या क्या हुआ है, तो हम आज़मा जो मदर हैं उनसे ज़रूर बात करेंगे। आज़मा थोड़ा सा हमें बताएंगी कि व्हाट हैपेंड। माशाल्लाह बोथ योर चिल्ड्रन आर परफेक्ट एंड दे आर ब्यूटीफुल माशाल्लाह माशाल्लाह। लेकिन मैं यही बताऊंगी कि जब इसकी दफ़ा में तो माशाल्लाह समीत तो अल्लाह का शुक्र है कि ठीक है, लेकिन इसकी दफ़ा में लाइक हमें भी कोई आइडिया नहीं था, सच हमारी फैमिली में भी कोई केस नहीं था। तो मुझे डॉक्टर्स ने कहा था कि हमें बेबी नॉर्मल नहीं लग रहा। ये उन्होंने अल्ट्रासाउंड में ही मुझे बात बता दी थी एग्जैक्टली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। फिर कोई इसका एक पार्ट जो है वो नहीं बना था, डेवलप नहीं हुआ था। वर्मिस कहते हैं उसको, दो मेन ब्रेन्स को कनेक्ट करता है। लेकिन लकीली वो भी एक मिरेकल था, क्योंकि ऐसा डॉक्टर्स कहते हैं 4.5 मंथ्स तक बेबी डेवलप कर जाता है, फिर ग्रो करता है। बिल्कुल। तो वो भी लकीली इनका 7 मंथ में डेवलप हुआ। आई थिंक वो जो डिले आया या जो कभी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डॉक्टर्स ने कुछ ऐसी बातें कही कि आप अबॉर्ट करा दें, आप ये करा दें? नहीं, अल्लाह का शुक्र, उन्होंने कहा था बेबी आपका बिल्कुल फ़ाइन है, सब कुछ है, बस वो एक
उसका पार्ट नहीं डेवलप्ड हुआ। हो भी सकता है कि हो जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कितनी टेंशन होती है ना, कितनी टेंशन। आई मीन लाइक हमारी तो ज़िंदगी में कहती हूँ कि बिल्कुल वो गई थी कि बस इसी के बारे में आई कैन जस्ट इमेजिन, बिकॉज़ आई एम श्योर हर वो खातून जिनके बच्चे हैं वो यकीनन नहीं जानते होंगे कि वो 9 महीने आप एक ऐसे मेंटल टॉर्चर से गुजरते हैं। सूरह मरियम और सूरह यूसुफ पढ़ के आप बस दिन रात वही करते हैं आप। तो और उस वक्त आपको कहते हैं कि आप खुश रहें, ये करें, ये एक टेंशन थी हमारे लिए, कंटिन्यूस एक वो था। फिर उन्होंने कहा आप 7 मंथ में अल्ट्रासाउंड करवाइएगा, माइट भी हम देखेंगे कि क्या इम्प्रूवमेंट आई है। तो मुझे जब मैं इसका अल्ट्रासाउंड करवाया, आई मीन लाइक वी ऑल वाज कीप आई मीन केप्ट प्रेइंग कि जी अल्लाह मियां सब ठीक कर दे, ये हो जाए। तो वो मिरेकली, क्योंकि मुझे इसकी गायनेकोलॉजिस्ट ने कहा ये मिरेकली हुआ है, वरना बच्चा जो है वो 4.5 मंथ तक डेवलप्ड होता है, देन फिर ग्रो करता है आपका फीटस। बेशक, ठीक है, उसके बाद वो चीज़। लेकिन साइंस हर तरफ वो ये एक तरफ आके रुकी जाती है ना, अल्टीमेट अल्लाह ताला की ज़ात सबसे बड़ी। बिल्कुल। ये जो शुरू का अल्ट्रासाउंड, और ये जब अल्ट्रासाउंड में वर्मस देख नहीं रहा था, तो ऑनेस्टली मैंने इसको सोते हुए नहीं देखा एक लंबे अरसे तक। तो जो आप सूर्य मरियम है उसकी बात करें, तो सब लोगों ने जैसे जैसे बताया, तो उन्होंने यही कहा कि माँ बाप की दुआ में सबसे ज़्यादा ताकत होती है। तो फिर एक अजीब सी कंफ्यूजन थी कि ये क्या हो रहा है, हाउ कैन दिस हैपन, बायस वाली बात होती है। लेकिन अभी वो फिर किस तरह से बना, वो मिरेकल्स अल्लाह ताला ही करता है। जब तो डिलीवरी का टाइम था तो बहुत एप्रीहेंशंस भी होंगी। डिलीवरी के टाइम तक हमें था सब ठीक हो गया, सब ठीक हो गया। हाँ, लास्ट अल्ट्रासाउंड में डॉक्टर सेड दैट योर फीटस इज नॉर्मल। ओके, ठीक है। फिर हुआ बच्चे नॉर्मल, डिलीवरी चेकअप में भी आया कि सब ठीक है, सब ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, नॉर्मल है, सब ठीक है, नॉर्मल डिलीवरी सब कुछ हुआ। रोए, क्योंकि एक रोना बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है कि बच्चा पैदा हो तो रोए, वो भी अल्लाह का शुक्र है सब कुछ हो गया। इसकी मूवमेंट्स वगैरह, आई साइट सब नॉर्मल थी, लेकिन जो फर्स्ट माइलस्टोन था वो अचीव नहीं हुआ, एंड दैट इज़ नेक होल्डिंग। तो ये पॉइंट मैं लोगों पे फोकस करवाना चाहूँगी कि प्लीज़ ये जो माइलस्टोन्स होती हैं आपके बच्चों की, ये जानना बहुत ज़रूरी है, नंबर 1। और फिर उसके अगेंस्ट अपने बच्चे को आप इवैल्यूएट करें कि क्या वो माइलस्टोन्स पे रीच किया है। अगर आपको नहीं पता कि क्या माइलस्टोन्स हैं, हम कोशिश करेंगे हमने आने वाले दिनों में किसी भी पीडियाट्रिशियन को बुला के आप लोगों को बताएं कि फर्स्ट मंथ में क्या हो जाना चाहिए, सेकंड में क्या होता है, थर्ड में, 6 में, 9 में, 12 मंथ्स। ये फर्स्ट ईयर ऑफ योर चाइल्ड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ख़ास तौर पर। माइलस्टोन्स में इस प्रोग्राम की तवज्जो से अभी बता दूं, ताकि बात इस दिन के हवाले से ज़्यादातर लोगों तक पहुंच जाए। देखें, नेक होल्डिंग 3 मंथ्स, नेक होल्डिंग, हाँ, सबसे पहले जो है बच्चे की नेक होल्डिंग की नीड है। ठीक है, बच्चा ओरिएंटेड है कि नहीं है, नेक होल्ड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ओरिएंटेड मतलब देख रहा है कि नहीं, होल्डिंग द गेज, बिल्कुल बिल्कुल, गेज, होल्डिंग द गेज इज़ इम्पॉर्टेंट। अच्छा, फिर बच्चा जो है वो नेक होल्डिंग 3 मंथ्स में अगर नहीं करता, 4 महीने तक, लेकिन अगर इससे बहुत डिले हो तो इसका मतलब है 6 महीने 8 महीने पे आ रहे तो बिल्कुल बिल्कुल किसी फिजियाट्रिस्ट को विजिट करना चाहिए ताकि उसकी थेरेपी से स्टार्ट हो सके। मुमकिन है कि बच्चा डिलेड हो, मुमकिन है कि कोई उसके साथ सीपी का केस। अच्छा हसन, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, सबसे पहले जब माइलस्टोन्स की बात करते हैं तो बच्चे का हेड का सर्कमफ्रेंस, उसका वेट और उसका लेंथ, ये तो हर आप, हाँ, ये तो बिल्कुल इनिशियल फिजिकली आप देख लेते बच्चा सही है कि नहीं, हैंड मूवमेंट ये वो। फिर जिस तरह आपने कहा कि गेज होल्ड कर रहा है कि नहीं, जिस तरीके से बच्चे को कम्युनिकेट करना चाहिए, जिस तरीके से उस एज लिमिट में। इनेट रिफ्लेक्सेस भी होते हैं, असेसमेंट की वो बात थोड़ी लंबी हो जाएगी। इनेट रिफ्लेक्सेस जितने भी होते हैं उसमें ये चेक किया जाता है कि जो बच्चे की नॉर्मल रिफ्लेक्सेस जो बिफोर एंड जस्ट आफ्टर बर्थ होने चाहिए, ठीक है। अब स्टार्टर एक रिफ्लेक्स होता है, उससे पता लगता है बच्चा सुन रहा है कि नहीं सुन रहा। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। तो इस तरह की बहुत लेकिन सी हम पेरेंट्स को इतना नहीं पता होता है। बिल्कुल, हम जब बच्चे के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करते देन वी नो, हम बच्चे को भी समझते हैं और बच्चा भी आई थिंक समहाउ समझता है, यू नो। तो ये चीज़ें ठीक है, समीट हो चुके थे, तो मुझे सारे माइलस्टोन्स पता थे कि क्या क्या होगा। बिल्कुल, तो इस वजह से हमने इसलिए ज़्यादा इसको जल्दी वो कर लिया कि ये जो है इसके अंदर थोड़ी मुझे कमी लगती है गर्दन टिका नहीं रहा। होल्डिंग भी पार्शियल नेक होल्डिंग थी। ओके, ऐसा नहीं था कि बिल्कुल अपनी गर्दन जो है वो नीचे रखता और नहीं, पार्शियल नेक होल्डिंग थी। आप हमें से उल्टा करते थे तो ये अपनी गर्दन ऊपर कर लेता था। लेकिन 6 मंथ तक हमने वेट किया कि जैसे बड़े बूढ़े कहते हैं चलो कुछ बच्चे लेट करते हैं कुछ चीज़ें, लेकिन 6 मंथ्स में जाके फिर मैंने इसका MRI करवाया था। मुझे
डॉक्टर्स ने कहा नहीं आप MRI कराएं। एक्चुअली हिस्ट्री भी है पीछे, बिल्कुल बिल्कुल प्रेगनेंसी के टाइम पे, हाँ, तो आप ज़रूर इसका MRI करवाएं। फिर वो MRI में डायग्नोज हुआ इनका कि लाइक हाइपोटोनिया है, उसको लो टोन है, फ्लैसिड था। अच्छा, मैं अभी आपसे नहीं पूछूंगी, अच्छा, मैं सरोज भाई से जानना चाहूँगी। ब्रेक पे जाना है मुझे, वापस आके आप बताएंगे कि जब रिपोर्ट आया, रिज़ल्ट आया MRI का, तो उस वक्त आपके क्या रिएक्शंस थे और आज़मा के क्या रिएक्शंस थे, और इसका फिर सलूशन किसने निकाल के दिया आप लोगों को? क्योंकि वो पेरेंट्स जिनके साथ इस तरह होता है कि औलाद से बड़ी कोई आजमाइश हो ही नहीं सकती। इंसान बोलता है अल्लाह मेरे साथ हो जाए, औलाद के साथ ना हो। इस पे ज़रूर बात करेंगे मज़ीद, आप कहीं ना जाएगा। मिलेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, सो स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक टू ये है ज़िंदगी। बातें बहुत सारी, लेकिन हमारे मेहमानों के पास वक्त बहुत कम है, तो जल्दी से हम आपकी तरफ आ जाते हैं। भाई, सवाल आपसे मैंने पूछा था, MRI का जब रिपोर्ट आया था, व्हाट वाज द रिएक्शन लाइक? फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे ही पता चला था कि ये प्रॉब्लम आ रहा है, तो ऑब्वियसली बहुत शॉकिंग था। बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मैं वैसे नहीं हूँ कि मैंने कहा ठीक है, जैसा अल्लाह की मर्ज़ी। और इन्होंने इसने बहुत हिम्मत दिलाई है। अच्छा? मैं फिर भी कभी कभार थोड़ा सा गुस्सा करने लगता था, थोड़ा सा टेंस दिखाता था, लेकिन ये मुझे रोक देती थी। फिर कहते हैं अल्लाह ताला हमेशा कुछ ना कुछ चीज़ें बैलेंस करके रखता है। तो एक डॉक्टर, मेरे प्रोफेशन में मेरी उनसे मुलाकात हुई, तो एक कस्टमर की सूरत में उनसे वो आगा खान के डॉक्टर थे, डॉक्टर शकील। I would love to mention his name because he was like an angel at that time. I'm sure. 2 दिन की मुलाकात में फिर एक दफ़ा उन्होंने बुलाया मुझे वहाँ पर, and he arranged everything. Even जो वहाँ के जो यूनिवर्सिटी के जो डीन थे, उनसे उन्होंने मीटिंग रखवाई हमें। आगा खान की उन्होंने वहाँ पे हमें बुलाया। वहाँ पे उन्होंने अपना अलग से एक सेंटर बनाया हुआ ऊपर, जहाँ पे ऐसे जो केसेस हैं उनको होते हैं, तो उन्होंने उनसे कंसल्ट कराया। बस वो एक था कि सामने हमने वहाँ जाके इतने बुरे केसेस देखे, ऐसे ऐसे सिनेरियो देखे। हम जब पहुँचे तो वो एक पेरेंट्स को ये बता रहे थे कि आपके बच्चों को वेंट से हटाना पड़ेगा अब। Oh my God. और जो है ही वॉज नॉर्मल, उस बच्चे की हर चीज़ नॉर्मल थी, बस पैदा होते हुए उसके लंग्स फूले नहीं। द फर्स्ट ब्रेथ ही डिडंट टेक द फर्स्ट ब्रेथ, और वो वेंट पे था। तो ऐसे ऐसे केसेस सामने नज़र आए, और वो आए कहने लगे तुम लोगों के साथ क्या हुआ? ऐसा ऐसा है। कह रहे तो कह रहे हैं अभी भी होप है, बिल्कुल है, और ऐसे कोई परेशान मत हो, बस दुआ करो तुम लोग, और ये वो सारी चीज़। फिर आप लोग इनके पास हसन की तरफ आए? हाँ, फिर हमने नहीं, उस वक्त तो ये हम प्रेगनेंसी के 5th मंथ की बात करें, जब अल्ट्रासाउंड में वो चीज़ नज़र नहीं आ रही। ठीक है, ठीक है। तो उस वक्त सबसे ज़्यादा टेंस था। फिर उसके बाद से होप, फिर 7th मंथ में जब हो गया कि डेवलप हो गई है, फिर तो बहुत रिलैक्स हो गए थे। लेकिन वो 5th to 7th मंथ थोड़ा सा वैसा था, लेकिन शी वॉज वेरी कॉन्फिडेंट। ये कहती थी नहीं सब ठीक होगा। फिर लाइक जब इसका MRI हुआ, समीत बैठ जाए, जब इनका MRI हुआ तो उस वक्त वो 6 मंथ का था, ठीक है, नेक होल्डिंग नहीं थी। उस वक्त उन्होंने डायग्नोज कर दिया कि बेबी के साथ प्रॉब्लम है। उधर ही उन्होंने हमें मेंशन किया कि ये थेरेपीज़ हैं आगा खान में, कि ये इनका हमारा वो रिहैबिलिटेशन सेंटर है, और फिजियोथेरेपी होती है यहाँ पे, ऑक्यूपेशनल थेरेपी होती है, तो आप जो है वो ये करवा सकती हैं। फिर मुझे लकीली डाउ का पता चला, क्योंकि वो अफोर्डेबल नहीं था, वो बहुत महंगा था। एग्जैक्टली, वो महंगा था वो उस टाइम पे, क्योंकि आप लाइक इनिशियली आप अपनी फैमिली, और ये एक ऐसी भी चीज़ नहीं कि एक दफ़ा करा दिया और फिर बस कर दिया, वीक में 3 डेज स्टार्टिंग। चलिए ठीक, अब मेरे पास थोड़ा सा वक्त बहुत कम है, तो कमिंग बैक टू हसन ओनली। हसन, इस तरह के जो केसेस होते हैं उसमें क्या क्या काम होता है, किस तरीके से, हाउ डू यू वर्क ऑन देम? देखिए, जैसे कि मैं पहले बता रहा था कि माइलस्टोन्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जब नेक होल्डिंग अगर किसी पेशेंट बच्चे में आ गई है, उसके बाद हम ये देखते हैं कि अब उसकी सिटिंग तो नहीं डिलेड है, जो कि नॉर्मली 6 मंथ्स में आनी चाहिए। बिल्कुल ठीक, ठीक है। फिर उसके ऊपर हम काम करते हैं, और उसके बाद फिर नीलिंग एंड देन स्टैंडिंग एंड देन वॉकिंग एंड देन डायनामिक बैलेंस। तो हर माइलस्टोन को अचीव करने के लिए एक टारगेट बन जाता है। बिल्कुल,
हम शॉर्ट गोल्स सेट करते हैं क्योंकि इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस, अचीव करते करते और फिर हमारी आगे की होप बनती जाती है और हम मेहनत करते हैं। क्या बात है। अच्छा, ये जो सारा सामान रखा है, आज मैं एक मिनट बिकॉज मेरे पास वक्त बहुत कम है, आई हैव टू लाइक सी, मुझे बताएं ये जो तमाम चीज़ें रखी है किस पर्पस के लिए हैं और इसको कौन लोग यूज़ करते हैं? देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी डिपेंडेंट नहीं होने देती। हम चाहते हैं कि जो भी पार्ट ऑफ थेरेपी बन जाएं ये सारे काम। लाइक अगर एक शख्स है वो उसका कंघा भी कोई और करके दे, हाँ, उसको नहलाए भी कोई और, तो उसके जो मसल्स हैं वीकर होते चले जाते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो यूज़ नहीं होते। कॉग्निटिव लेवल होता है, फंक्शनिंग होती है, जो मोटिवेशन होती है, सेंस ऑफ अचीवमेंट नहीं आता। बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें दिलाने के लिए मेरे पास कुछ चीज़ें हैं, मैं कैमरे में शो करता हूँ। जी, वो एक्चुअली नज़र आ रही है ये जैसे फॉर एग्जांपल बाथ ब्रशेस हैं या हमारे पास पेंसिल ग्रिप्स हैं जो बच्चे लिख नहीं सकते। बिल्कुल ठीक है। और मुख्तलिफ यूटेंसिल्स। अच्छा, मैं चीज़ नोट कर रही हूँ कि तमाम चीज़ों की होल्डिंग आपने बड़ी कर दी, मोटी कर दी जी, थिक कर दी है इनको, क्यों? यूजुअली देखें सेंसरी इश्यूज भी होते हैं कुछ लोगों में, सेंसेशन ऑफ ग्रिप नहीं आ रहा होता। अच्छा, ठीक है। तो हमने उसके हिसाब से भी डिज़ाइन किए हुए हैं यहाँ पे। ये डाउ यूनिवर्सिटी में हमारे पास ये तमाम चीज़ें तैयार की जा रही हैं और मैडम फरजाना इसकी इंचार्ज हैं। जी बिल्कुल। और जो नॉन अफोर्डिंग हैं उनके लिए भी डेफिनेटली कोशिश होती है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बनाकर ताकि बच्चा अगर उसको राइटिंग इश्यूज़ आ रहे हैं तो इस पेंसिल के साथ, ग्रॉस ग्रिप के साथ काम कर सके, लेकिन उसकी लाइफ की फंक्शनैलिटी बिल्कुल भी मुतासर ना हो। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, चूँकि वक्त बिल्कुल ख़त्म हो गया, लास्ट मैसेज आपसे ज़रूर लेना चाहेंगे ऑक्यूपेशनल थेरेपी के हवाले से भी बताइएगा। मुझे सिर्फ एक बात बताइए, आई पर्सनली नो समवन जिनका बच्चा जो है डॉक्टर की बेहतियाती के टाइम पे ड्यूरिंग डिलीवरी फोर्सेप यूज़ करने के टाइम पे उस बच्चे की कोई नर्व दब गई, अब वो बच्चा इज़ बेड रिडन और वो अब उस बात को 16 साल गुजर गए हैं, वो बच्चा हिल नहीं सकता है, यहाँ तक कि उसकी माँ डायपर बनाती है और उस बच्चे को इतना बड़ा हो गया है माशाल्लाह, लेकिन शी कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। तो उस तरह के बच्चों के लिए क्या देयर सम एनी होप समथिंग? हसन, देखें 16 साल का अरसा एक बहुत बड़ा अरसा, जैसे इस सफ़ान के केस में ये मेरे पास बहुत अर्ली आया। बिल्कुल ठीक है। इसकी जो भी लाइक डिफॉर्मिटीज़ हमने बनने ही नहीं दी माशाल्लाह, वरना एक डिफरेंट बच्चा आपके अगर थेरेपी नहीं होती या हमारे पास रिहैब केस ये नहीं होता तो फिर इसकी डिफॉर्मिटीज बन जाती हैं, कॉन्ट्रैक्शंस बन जाते हैं, मसल शॉर्टनिंग्स हो जाती हैं। उसके बाद करेक्ट करना मुश्किल हो जाता है। जितनी जल्दी आपने ट्रीटमेंट शुरू करनी है उतना अच्छा है। अर्ली डायग्नोसिस, अर्ली ट्रीटमेंट इज बेस्ट। ओके, आज मैं एनी लास्ट मैसेज वेरी क्विकली कोई मैसेज देना चाहें? मैं यही मैसेज दूंगी कि लाइक अर्ली डायग्नोसिस अगर हो गया आपके बच्चे का, जो भी वो भी लकी हैं आप कि डॉक्टर्स ने डायग्नोस करके आपको बता दिया कि ये पेरेंट्स नीड टू बी मोर थेरेपी करवाएं, कंटिन्यूस थेरेपी करवाएं, बच्चे का रिजल्ट ऐसा होगा। क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्चुअल्स, ये बच्चे बेड पे आ जाते हैं, ये नहीं है कि लाइक ये कोई माइल्ड केस था, ये था सिवियर केस था, लेकिन हमने शुरू से इस पे मेहनत की, हिम्मत दिखाई, मेहनत की, तो अल्लाह ताला कामयाबी ज़रूर देगा। सरोज भाई, फॉर द पेरेंट्स कोई मैसेज ज़रूर दीजिएगा। एग्जैक्टली, मैं द रीज़न वी केम टू दिस शो और वो सारी चीज़ ये थी कि बहुत सारे लोग इसको गिव अप कर देते हैं और बहुत सारे लोग ये समझते हैं इट इज़ नॉन क्यूरेबल और इस पे जाते नहीं हैं। जब हम लोग भी कर रहे थे तो कहने लगे नहीं यार जिसके हो जाता है सो हो जाता है। ऐसे लोग हमें भी मिले थे जिन्होंने बोला कि अब ये तो है, हिम्मत नहीं हारना। लेकिन जहाँ तक फाइनेंसेस की ऑब्वियसली बीइंग फाइनेंशियल सपोर्ट के हवाले से मैं बात करूँ कि बहुत सारी चीज़ें हमने घर में बनाई। बिल्कुल। जब इसकी सिटिंग नहीं थी, ये बैठ नहीं सकता था, तो इसकी वुड की चेयर मैंने अपने हाथ से बनाई। लेकिन और हम थेरेपीज़ को भी मैनेज कर रहे होते, जहाँ प्राइवेट सेशन नहीं वहाँ डॉ इकोनॉमिकल है, कहीं हम डॉ फिर एमेजिना रोड, शी हैज़ टू गो ऑल द वे, लेकिन मेहनत लगती है थोड़ी ज़्यादा, लेकिन हिम्मत हार दी। जब अपनी औलाद को इस तरह देखते तो फिर आपको उसकी खुशी से तो बढ़ के कुछ और ये शुरू के कुछ साल की मेहनत है जो पूरी ज़िंदगी की मेहनत से बचा लेगी। जैसे आप द पर्सन यू नो जो अब भी वो 16 साल के बच्चे को इस तरह हैंडल कर रही हैं, आगे पूरी जिंदगी ये करते रहने से बेहतर ये है कि पुट योर अटमोस्ट एनर्जी, सैक्रिफाइस ऑल योर ख्वाहिशें और जो है जी उनको कट डाउन किया अपनी लिस्ट में से और इसकी थेरेपीज के लिए, दिस इज वर्थ इट, ही इज वर्थ मच मोर। एब्सोल्युटली। बच्चे का ख्याल रखने में आपको साफ फील होता है कि आप अल्लाह को खुश कर रहे हैं। एब्सोल्युटली। और आप जो भी करने जा रहे होते हैं, इसके एक्सपेंसेस कैसे मैनेज होते हैं अल्लाह कराता है। अच्छा, वेरी क्विकली मैं अपने बच्चों से भी बात करना चाहूँगी। समीर, आप कुछ कहना चाहते हैं?
भाई का कितना ख्याल रखते हो? माइक में बोलो जल्दी से। मैं थेरेपी के लिए लेकर जाती हूँ। थेरेपी के लिए लेकर जाते हो? खेलते हो भाई से? खेलते हो? भाई तंग करता है? प्यार करते हो भाई से? कितना प्यार करते हो? बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हो भाई का। अच्छा छोटू को बोलो। सफ़ान, कुछ पोएम आती है आपको? कौन सा पोएम? क्या गाओगे? हाँ, डन डन डन, चलो। वाओ, जबरदस्त जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ये नॉन वर्बल था, इसकी स्पीच थेरेपी भी होती है। मैं कहूँगी मायशा से, आप थेरेपिस्ट हैं वाइला, वो इसकी स्पीच थेरेपी करती हैं। माशाल्लाह से अब देख लें, थोड़ा सा रोबोटिक स्पीच है लेकिन ये भी रिकवर हो जाएगी। नहीं बिल्कुल, मैं आप लोग मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह ताला बिल्कुल कामयाबी देगा। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। आई नीड टू टेक अ ब्रेक राइट नाउ, वरना ये वैसे ही ब्रेक दे देंगे हमें, तो हम जल्दी से जाते हैं, मिलेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक टू ये है ज़िंदगी। हमारे साथ बाकी मेहमान भी आ चुके हैं, उनसे मुलाकात करवाते हैं। पहले भी आ चुके हैं हमारे पास शो में। हमने आई थिंक ऑटिज़म के ऊपर शो किया था एक ज़माने में, और उस वक्त ये आई थी और उन्होंने हमें बातें बताई हैं। द होल पॉइंट ऑफ डूइंग सच शोज़ इज़ कि वो तमाम लोग जिनको नहीं पता, जिनके साथ अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसी कोई इशू आ जाए या उनके साथ इस तरह कोई आजमाइश आ जाए, तो उनको पता चले कि एग्जैक्टली करना क्या है। एंड दे शुड नॉट गिव अप होप। एफ़र्ट करनी पड़ती है, लेकिन एफ़र्ट का फिर फल भी मीठा होता है। जहाँ पे हम बात कर रहे थे अभी, हमारे जो मेहमान आए हुए थे हसन, उन्होंने एक बहुत ज़बरदस्त बात कहना चाह रहे थे इन दी एंड, और वो नहीं कह पाए। उन्होंने कहा सारा मेरे नाम से ज़रूर बता दीजिएगा कि हमें चाहिए स्कूल्स में भी अपने बच्चों के अंदर एम्पैथी का एलिमेंट ज़्यादा डलवाएं एज़ कम्पेयर टू सिंपैथी। डू नॉट फील सॉरी या स्पिटी ना करें आप इस तरह कंसिडरेट हो, इतना केयरिंग हो कि खुदा ना खास्ता अगर यही चीज़ आपके साथ हुई होती, आपके प्यारों के साथ हुई थी, तो हाउ वुड यू रिएक्ट? तो उसके अपने अंदर थोड़ी सी बेहिसी का एलिमेंट ख़त्म करके सेंसिटिविटी थोड़ी सी ले आए। तो आई थिंक काफ़ी हमारे बच्चे भी अगर ये सीखेंगे, उनकी भी ग्रूमिंग होगी एंड दे विल बिकम बेटर ह्यूमन बींग्स। हमारे साथ मौजूद हैं स्पेशल चिल्ड्रंस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से साइमा हक। लेट्स वेलकम हाँ। अस्सलाम वालेकुम साइमा, हाउ आर यू? जबरदस्त, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग वंस अगेन, टेकिंग आउट टाइम। आई नो आप बहुत बिजी होती हैं, यू हैव योर हैंड्स फुल। नहीं, आई एम नॉट दैट बिजी। थैंक यू सो मच। साथ ही हमारे अगेन एक बहुत ही ज़बरदस्त मेहमान जो पहले आई हैं, उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस हमें बताए थे। लेट्स वेलकम विद अस सबरीना। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम एंड कमिंग। थैंक यू फॉर कॉलिंग अस। वर्ल्ड डिसेबल्ड डे। जी, इट इज। व्हाट इज डिसेबिलिटी फॉर यू? Basically, disability is any limitation that you are either born with or have been inflicted with because of some kind of injury or accident or anything. So basically anything that limits you from functioning completely, totally independently like other persons. In the usual way. In the usual way, exactly. अच्छा, अभी हमारे पास एक मेहमान आए तो उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बात की। उन्होंने कहा कि there is no such thing as disability. There is something known as a different ability. जी। You know, so आप वही तमाम चीज़ें अगर थोड़ी मेहनत करें तो many a times आप कोशिश करके उस चीज़ को overcome कर सकते हैं। बिल्कुल। So that's right. He's right. I mean, when you open the doors, जब आप disability की बात करते हैं तो you know there are terms like differently abled, especially challenged. Yes, absolutely. You know, you can you can use any kind of terminology, but the main thing is how aware are you? You know, how aware is society and society कर क्या रही है और इसमें acceptance कितनी हो रही है और जो लोग इससे गुजर रहे हैं, for them what difference are we making? Sama, you've been working since many years now. Yes, माशाल्लाह yes. माशाल्लाह। कितने साल हो गए? 1996. 96 से अभी तकरीबन 20 साल होने को आएंगे 2016 पे। It'll be 20 years. Right? तो मुझे ये बताइए कि आप 20 साल पहले के सोसाइटी में और आपके सोसाइटी में क्या कोई फ़र्क देखते हैं? Have we improved as people? Oh yes, we have improved as far as
awareness is concerned, as far as diagnosis is concerned. We have improved. The internet has played a major role in that. Communication बच्चों के लिए बहुत, जो बच्चों के साथ हम पहले काम नहीं कर पाते थे, now we use information communication technology, ICT, like iPads and computers, जिसके थ्रू वो बच्चों की एक दुनिया खुल गई है जो पहले नहीं खुल सकती थी, because now they can actually play games and educational games. And even those who cannot hold pencils जो ना पकड़ सक रहे हों, they can actually they can actually वो है। अब तो इस तरह टेक्नोलॉजी आ गया, आप एयर के ऊपर हवा पे हाथ करते हैं और वो डिटेक्ट हो जाता है। Exactly. मोशन सेंसर्स हैं, आपकी ऑडियो सेंसर्स लगे हुए हैं, तो आई थिंक काफी हेल्प अब एजुकेशनल वाइज हो सकती है। लेकिन ये अगेन के थ्रू अगेन, बट इट्स अगेन वेरी एक्सपेंसिव एंड नॉट एवरीवन कैन अफोर्ड इट। एंड बैक टू द बेसिक रिसोर्सेज के बच्चा घर में बैठ के आईपैड सारा दिन इस्तेमाल कर ले, दैट चाइल्ड मे बी एबल टू कम्युनिकेट इन दैट एनवायरनमेंट, बट जब बच्चा घर से बाहर निकलेगा, दैट इज आवर चैलेंज ना। What we do within our home, what we do within our school is one thing. Lekin what happens when you step outside the door, Sabrina? Exactly. Sabrina, अभी we had a family here right now. थोड़ी देर पहले, आप लोगों के आने से पहले एक फैमिली थी, और उनके बच्चे के साथ भी एक इशू था जो कि उनको प्रेगनेंसी के दौरान बता दिया गया था कि एक इशू हो सकता है। बाय द टाइम बेबी होने वाला था, उस वक्त डॉक्टर्स ने कहा नहीं, आपका मसला समहाउ मिराकुलसली रिजॉल्व हो गया। लेकिन जब वो बच्चा पैदा हुआ, उसके बाद वो अपने माइलस्टोन्स अचीव नहीं कर सका, तो पेरेंट्स वर लाइक देयर इज समथिंग रॉन्ग। फिर पीडियाट्रिशियन ने उनको एमआरआई करवाया, उन्होंने एमआरआई करवाया, रिजल्ट आया, एंड दैट्स व्हेन दे फाउंड आउट कि देयर इज समथिंग मेजरली रॉन्ग। और फिर उन्होंने तो 6 महीने के बच्चे पर काम करना शुरू कर दिया, और आज माशाल्लाह बिलीव मी, सिर्फ स्पीच में थोड़ा सा आपको फील होता, अदरवाइज दैट किड वाज वॉकिंग, ही वाज एक्टिव। आई मीन आप उसको देखकर खुशी हो रही थी, माशाल्लाह माशाल्लाह। प्लस स्पीच थेरेपी हो रही है, एंड पेरेंट्स ने इतना टाइम, इतना एफर्ट लगाया। आपसे एक सवाल छोड़ूंगी और फिर ब्रेक पे जाऊंगी, जवाब लूँगी ब्रेक के बाद। सवाल ये है कि वो पेरेंट्स जिनको प्रेगनेंसी के दौरान या प्रेगनेंसी के फ़ौरन बाद भी, या जब भी उनके साथ इस तरह का कोई वाक़या हो जाता है, चाहे कोई एक्सीडेंट हो जाए या उनके साथ ही आजमाइश हो जाए, किस तरह फैमिली जनरली रिएक्ट करती है और किस तरह करना चाहिए? तो आप, आई थिंक दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज बच्चे को शायद इतना नहीं पता होता है कि उसके साथ क्या हो गया, जितना इर्द गिर्द वाले उसको फील कराते हैं, और उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस उस वक्त कितना शैटर होगा, या वो किस एहसास कमतरी के साथ बड़ा होता है। इस पर प्लीज़ ज़रूर बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइए, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आई नो आप लोग बोलेंगे कि सायरा हमेशा इतनी इन्फॉर्मेटिव टॉपिक्स तो लेकर आती है, लेकिन कोई ऐसे हल्ला गुल्ला नहीं करती है। लेकिन बिलीव मी, ये ज़िंदगी है, और ज़िंदगी की जब बात करते हैं तो ये इन चीज़ों के ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है। सो इसलिए स्टे ट्यून्ड, कहीं ना जाएगा। बहुत काम की बातें हैं। डू शेयर योर एक्सपीरियंसेस विद अस। आप हमें भी कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं, मैं मैसेजेस ज़रूर पढ़ूंगी। स्टे ट्यून्ड। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम हिबा है, मैं स्कूल से हूँ। मैंने बनाया है, पेंट बनाया है, पहले उसको सर्कल की तरह बनाया है। बच्चों ने तो मेहनत की है, मगर बच्चों से करवाना जो है ना, वो एक्चुअल असल काम तो वो है। और ये बच्चे ऐसे हैं जो उनको शायद वो बोलते भी नहीं हैं, स्पीच भी नहीं है, काफ़ी प्रॉब्लम्स के साथ है, और उनके साथ काम करवाना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। बहुत खुश हूँ इनके एफ़र्ट से माशाल्लाह, और बच्चों को बहुत पॉजिटिव और प्रोडक्टिव तरीके से ये लोग लेके चलते हैं। जो हमारे एक्सेप्शनल नीड्स के, स्पेशल नीड्स के बच्चे,
तो अल्हम्दुलिल्लाह इस शहर में ये स्कूल बहुत अच्छा काम कर रहा है स्पेशल बच्चों के लिए। इनको इनकरेज करने के लिए इतने वेन्यूज़ नहीं हैं। स्पेशल चिल्ड्रंस इंस्टीट्यूट एक ऐसी जगह है जहाँ इन बच्चों को, इनके टैलेंट को बहुत मुश्किल से बट पॉसिबली ऊपर लाया जाता है। जी हाँ, ब्रेक पे जाने से पहले एक सवाल छोड़ के गई थी एंड दैट वाज द रिएक्शन। पेरेंट्स का क्या रिएक्शन होता है जब अगर कोई ऐसी आजमाइश उनके सामने आ जाती है तो अगर हम सबरीना आपसे बात करें इस हवाले से। मुझे जब पता चला था द फर्स्ट डे कि डॉक्टर ने जब मुझे बताया, पहले तो था कि भाई ये शायद सुनता नहीं है, ईयरिंग इम्पेयर्ड है, तो उस वक्त तो रोना धोना हो गया था कि ठीक है। मगर फिर 2 साल, फिर 1 साल और निकला कि फिर ये क्या प्रॉब्लम हो रहा है। देन वी वेंट टू लंदन गए तो उन्होंने कहा ईयरिंग इम्पेयर्ड है। 2 साल और निकले, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही थी, वो प्रॉब्लम हाइपर सब हो रहा था। जब अमेरिका गई वहाँ डायग्नोस हुआ कि ऑटिज़म है। अब मुझे खुद को पता नहीं था, आई वॉज 20-21 की तो मैं थी जब, और फर्स्ट बेबी आइडिया ही नहीं कि क्या हो रहा है। तो एंड अमेरिका में थी, फैमिली में ऐसी कोई हिस्ट्री नहीं, किसी का भी कुछ भी नहीं पता था, कोई फैमिली में कुछ था ही नहीं इस तरह। जब अमेरिका तब थी, मेरे पेरेंट्स भी यहाँ पे थे, इन लॉज भी सब यहाँ थे। आई वॉज देयर कि उसका ट्रीटमेंट मतलब चेकअप के लिए जा रही हूँ। जब वहाँ पता चला कि ऑटिज़म है तो यहाँ लोगों को पता ही नहीं था कि ऑटिज़म क्या है। जैसे मुझे बड़ा आर्टिस्ट, एक बड़ा फिलोसोफर आर्टिस्ट निकलेगा आगे चल के। तो ऑटिज़म को ऑटिज़म हो गया। खैर फिर जब पता चला तो मैं लिटरली मैं जहानामाज़ पे बैठी थी और मैं बस रो रही थी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है और क्या होगा। हो तो गया है जो हो गया, मगर होने वाला क्या, ये नहीं समझ आगे क्या होगा। तो मैंने कहा मुझे तो ये बच्चा नहीं चाहिए, मुझे तो नहीं चाहिए, इसको अल्लाह उठा ले भाई, मुझे ये नहीं, मैं नहीं कर सकती इसके साथ कुछ भी। तो फिर मेरा भाई, छोटा भाई था, ही सेड कि ठीक है 2-3 ऑप्शंस हम करते हैं, या तो हम इसको अडॉप्ट कर ले, किसी को दे देते हैं कि वो रख ले, अब इसको दे देते हैं अडॉप्शन के लिए, या फिर एक इंजेक्शन दे के ख़त्म कर दो। 2 चीज़ें हैं, या फिर थर्ड ऑप्शन तो हमारे पास सिर्फ यही है कि इसके साथ काम करो। अब तुमको इन तीनों में से जो ऑप्शन सही लग रहा है तुम वो ऑप्शन अपना लो। ज़ाहिर बात है किसी को दे भी नहीं सकती थी, जब मैं खुद नहीं कर सकूँगी तो दूसरा क्या करेगा, मार तो सकते ही नहीं थे। फाइनली ये एक्सेप्ट करना पड़ा और इसके लिए फिर काम करना शुरू किया। जब आप बिलीव नहीं करोगे, जब मैं वापस आ रही, जब तो काम करा इसके साथ, और टीचर्स ने, का क्या रोल था? आई मीन ही वाज नॉट देयर विद दैट टाइम, वो यहीं पर पाकिस्तान में थे। बस उन्होंने कहा नहीं तुम फिक्र नहीं करो, सब हो जाएगा, कर लेंगे। फिर मैं 1 साल वहीं पर मैंने ट्रेनिंग दी, क्योंकि अब ज़ाहिर बात है हमेशा तो वहाँ नहीं रह सकते थे, ऑफ कोर्स वापस भी आना था, आपको फैमिली भी इसको देनी थी कि भाई माँ बाप सब पूरी फैमिली भी वहाँ पे। तो भाई वॉज यंग, ही वॉज स्टूडेंट, तो वो पढ़ रहा था, तो उसके अंदर कुछ नहीं हो सकता था। खैर व्हेन आई केम बैक, उस वक्त मुझे वहाँ की जो टीचर्स थी उन्होंने ये कहा, यू हैव टू फाइट फॉर योर चाइल्ड्स राइट, नोबडी विल फाइट फॉर द चाइल्ड। अगर तुम्हारे बच्चे के साथ कोई इतना सी भी करेगा, तुमको खड़ा होना होगा। बिल्कुल। अगर तुम एक दफ़ा खड़ी नहीं हुई और तुमने लोगों की बातें सुनी, तुम भी बीमार हो जाओगी और बच्चे को तुम अच्छी तरह से ब्रॉट अप नहीं कर सकते। बिल्कुल। ऐसे ठीक है, बड़ा कॉन्फिडेंस दिया मुझे। जिस दिन मैं यहाँ प्लेन में बैठी हूँ तो वहाँ पर ही लोगों ने मुझे देखना ऐसे शुरू किया। एंड कितनी लड़ाइयाँ लड़ी? पहली एक लड़ाई ये लड़ी कि वो बच्चा तो साहब छोटा बच्चा आगे पाँव मारता था सीट पे, वो बंदा जो बैठा हुआ था वहाँ पे, ही वॉज अ स्टूवर्ड या कुछ था, क्योंकि उसकी ड्यूटी चेंज हुई थी दुबई से कराची। ही वॉज सिटिंग देयर और बार बार डर्टी लुक मुझे दे रहा था, बार बार कि आप इसको, और आई वॉज स्टॉपिंग हिम कि भाई नहीं करो, क्योंकि ज़ाहिर बात है हम नहीं नॉर्मल, अगर नॉर्मल बच्चे को नहीं करते तो वो बच्चा जिद्दी होता है, नहीं करता। मगर उसको रोक रही थी, उसको समझ नहीं थी बट उसको रोक रही थी। देन वो उसने मुझे टर्न होकर बोला, इसको आप खामोश नहीं करवा सकती। आई सेड देखें, ही हैज़ अ प्रॉब्लम, मगर इसको आप शायद देख नहीं रहे हैं, आपको सुनाई नहीं दे रहा है, मैं उसको बार बार रोक रही हूँ, वो नहीं समझ रहा है, उसको समझ थोड़ी कम है। आपको तो समझ है, अगर आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा है आप उठ के दूसरी पर जाते हैं। बिल्कुल, ये तो करेगा,
इसको नहीं समझ आ रही है और आपको तकलीफ़ हो रही है, आई एम सॉरी फॉर दैट, मगर आपको अंडरस्टैंड करना पड़ा, अगर नहीं तो आप उठ के चले जाएं। वो बंदा वहाँ से 1 सेकंड के लिए भी नहीं हटा और मैंने बेटे को छोड़ दिया, अब तुम लाते मारते हो भाई, अब तो 1 घंटे तक तो मैं नहीं रोक सकती हूँ। टफ लक या हाँ, ये तो आपने तो बड़े मासूम और बड़े खूबसूरत बड़े आराम से, हाँ मैं तो बड़ी मैं होती तो काफी अच्छी तरीके से सुना लेती। तो आराम से, जब क्योंकि मुझे ये था तो ये प्लीज ये चीजें नोट करने की है यहाँ पे, वो तमाम लोग जो अगर आप सफर कर रहे हैं, आपको इस तरह की अगर कोई इस तरह की सिचुएशन पेश आती है जहाँ आप अनॉय हो रहे हैं, तो एक दफा सोचिएगा जरूर कि शायद इसमें और कोई बात है। अपना दिल बड़ा करें, अपना दिमाग बड़ा करें। जिस तरह यहाँ पे तो गाड़ियाँ भी चलाते हैं तो गलत गाड़ी ओवरटेक और कर ले किसी को, तो गालियों से बोछार और आप शक्लें तो ऐसे देते हैं कि इफ लुक्स कुड किल, तो यहाँ पे सभी वैसे ही मर जाते हैं exactly. तो थोड़ा सा आई थिंक सेंसिटिविटी और सेंसिबिलिटी के साथ काम करना चाहिए। व्हेन आई केम बैक तो फिर ये था कि फैमिली जो थी उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, ज़्यादातर पेरेंट्स थे मेरे वहाँ। फिर एक चंद रिश्तेदार होते भी हैं ना ऐसे, जिनको आपको काफी चंद ज्यादा तो समझ, तो फिर उनको तो फिर मैंने एक दफ़ा गई थी तो बोले, एक जैसे मेरे चचा हैं वो उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से हमेशा मिलते थे, कैसे हो, ये है वो, जैसे नॉर्मल बच्चों के साथ मिलते हैं। बट वन ऑफ माई अंकल ही सेड, इसको कुछ समझ नहीं आ रही, क्या तुम इससे मिलते रहते हो, क्या इसको कुछ समझ ही नहीं है। आई सेड, इसको समझ नहीं आ रही, आपको तो समझ आ रही है ना, आपको तो इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। बिल्कुल, क्या ब्यूटीफुली सेड। आई सेड ठीक है, इवन दो वो बड़ी उम्र के सब कुछ था, बट आई सेड दिस बिकॉज़ आई हैव टू फाइट फॉर माय राइट। मतलब बच्चे के लिए नहीं लड़ूंगी तो प्रॉब्लम। इसके बाद से ही वाज, देन दे वर फाइन। बच्चे इवन जो छोटे अभी हमारे इतने घर में सब छोटे बच्चे वो भी देख रहे हैं, तो दे ऑल्सो फील कि भाई हाँ भैया का कुछ प्रॉब्लम है, तो अपनाते हैं ना आप अपने लोगों को अपनाते हैं और देन यू लव देम अनकंडीशनली एंड यू मैनेज देम अकॉर्डिंगली। और मैं यही हंसती हूँ, मैं बोलती हूँ बिकॉज ऑफ हिम मैं इतनी पॉपुलर हो गई हूँ आज टीवी पे बैठी हुई हूँ, अदरवाइज तो शायद मैं आपको देखकर आपकी को दाद देने का दिल चाहता है। You seem to be a very strong woman. She is an amazingly strong person, and I'll tell you, we have 50 students, and I would say that Faraz, as much as we adore him, he is one of our most difficult students. He is, even today, after her working with him for many, how old is he? 30 plus years. Mashallah. 30 plus years. I mean, there have been phases, and I can tell you, she will probably not tell you, there have been phases where she had to wear a helmet in the house because he would hit her. It's his condition. हम लोग बहुत सी stories देखते हैं, सामने वो stories आती हैं जो success stories होती हैं. Like earlier you were saying that these parents worked on this child and now you can detect. Not everybody is that fortunate. Absolutely. When a child is born with a disability, there is something called the spectrum. It can be mild, it can be moderate, it can be severe, and it can be extremely severe. So it depends on the card you are dealt with. काम ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है इन बच्चों के लिए करना, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जिसका बच्चा ठीक नहीं हुआ उन पेरेंट्स ने उसके ऊपर काम नहीं किया, मेहनत नहीं की। Exactly. बिल्कुल। You see, we have to understand कि इन बच्चों के, देखें एक चीज़ कुदरत होती है जो अल्लाह ताला आपको देता है, इंसान उसको इन्हांस करता है। जो म्यूजिशियन नहीं है उसको आप म्यूज़िक सिखा सकते हैं, लेकिन he will not have that ability to perform, which is somebody who has been given that talent. सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल, there is a difference. हाँ, एक आर्टिस्ट है, आप ड्राइंग सीख सकते हो, लेकिन जो एक innate creativity जो एक पिकासो में या जो कोई आर्टिस्ट में आया है वो एक कुदरती चीज़ है। तो बच्चे जो हैं when they are born they have a disability, they have limitations also. अच्छा, एक गया मुझे ब्रेक लेना है, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले एक सवाल अगेन आपकी तरफ छोड़ के जाऊंगी। वो बच्चे जिनसे कुदरत ने कोई चीज़ ली होती है, तो ये भी मैंने सुना है कि कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा दी भी होती है, उस हवाले से ज़रूर बताइएगा कि किस तरीके से हम उन बच्चों की वो स्ट्रेंथ को हम उजागर कर सकते हैं, उन पे वी कैन वर्क अपॉन। एंड देन आपने अवेयरनेस की बात की थी, उस हवाले से भी बहुत ज़्यादा बातें करनी है, क्योंकि आई थिंक अवेयरनेस दैट इज़ एग्जैक्टली आवर एम कि हम अवेयरनेस फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं मत जाएगा, हम लेंगे एक छोटे से ब्रेक, स्टे ट्यून्ड।
वेलकम बैक टू ये है ज़िंदगी। ब्रेक के दौरान एक ऐसी बात मुझे पता चली है जिसे मैं समझती हूँ कि वो पेरेंट्स जिनके घर में इस तरह के बच्चे हैं, जिनको जो चाहते हैं अपने बच्चों पर काम भी करते हैं और बच्चों को पढ़ाने भी भेजते हैं, ये बच्चे चूँकि बहुत मासूम होते हैं कुछ बच्चे, तो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। अभी सबरीना से मेरी बात हो रही थी और ये बता रही थी कि कुछ स्कूल्स में स्टाफ सही नहीं होता है, कुछ स्कूल में जो हेल्पिंग मेड्स होती हैं वो सही नहीं होते हैं। तो अगर आपके बच्चे के रवैये में ये फ़र्क आए कि वो उसकी बिहेवियरल चेंज हो, वो एग्रेसिव हो जाएगा। आई मीन शी वाज जस्ट टेलिंग हर एक्सपीरियंस कि इनकी बेटा पहले ऐसा नहीं था, वो इनकी एक आँख का इशारा भी समझ जाता था, लेकिन अब एग्रेसिव हो गया था आफ्टर अ पर्टिकुलर फेज़। वाई? वो इसलिए हुआ, इन्होंने जब इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि देयर वाज दिस स्कूल जहाँ की जो सर्वेंट हेल्पिंग हैंड थी, उन्होंने बच्चे को काटा था यहाँ पे। तो आई मीन ये तो माँ है, इन्होंने तो देखा, क्योंकि ऑफ कोर्स हम अपने बच्चों को तो शायद बड़े हो जाते तो हम बोलते बेटा खुद नहा लो, ये वो हम इतना शायद फोकस नहीं करते, बट चूँकि शी वाज टेकिंग केयर ऑफ हर चाइल्ड हर सेल्फ, नहलाना धुलाना सब कुछ, इन्होंने एक एक निशान पता है। तो माँ है, इन्होंने सवाल किया, इन्होंने तहकीकात की। इसी तरीके से और स्कूल्स में भी और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, चाहे हम जिस भी एंगल से देखें, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। अगर बच्चे के अंदर कोई भी बिहेवियरल चेंज आपको फील हो, यू हैव टू, आपके सारे सिग्नल्स अलर्ट हो जाने चाहिए और वो करें जो बच्चा चाह रहा है। बच्चे को फोर्स ना करिएगा, क्योंकि यकीन जाने बच्चे के अंदर वो एक सेंस होती है। एंड यू नो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब यही बड़ी एक कॉन्ट्रडिक्शन आ जाती है कि सबसे पहले इफ़ यू हैव अ स्पेशल चाइल्ड, आप स्पेशल स्कूल में डाल रहे हैं, स्पेशल स्कूल में तब डालें जहाँ टीचर स्टूडेंट रेशो सही हो। बिल्कुल। अगर देखें, अगर किसी भी इंस्टीट्यूट में ज़्यादा बच्चे होंगे, टीचरें कम होंगी, तो देन दे विल लीव इट ऑन द helping staff. You have to make sure these children need a teacher-student ratio. Special education is not special education if it is not a 3:1. 3:1 रेशो, 3:1 हर 3 बच्चे पर एक टीचर होना ज़रूरी है, इससे ज़्यादा ना करिएगा। अगर स्लो लर्नर्स हैं तो 5:1 भी चलता है। ठीक है। नॉर्मल स्कूल्स में in according to the American Standard of Education, even in a normal school in the primary grades up till class 5, it is a 13:1 ratio. बिल्कुल सही बात है। 13:1. बिल्कुल। 26 का क्लास होता है, 1 teacher and 1 aide. This is for normal children. So for special children, it should be between 3:1 and 5:1, depending on the condition of the group. Depending on the type of children you are working with. Autistic children, sometimes we have a 2:1. There are times where we have to have a 1:1. Now the whole वही उसी बात पे आ जाता है कि that is very expensive. बाहर के मुल्क कर लेते हैं, क्योंकि बाहर के मुल्कों में गवर्नमेंट सपोर्ट मिलती है, एजुकेशनल सपोर्ट मिलती है, फंडिंग मिलती है। पाकिस्तान में ये कैसे हो सकता है? हाउ इज़ इट पॉसिबल? अच्छा, अगर आपका बच्चा स्पेशल नीड्स है तो वो एक कैटेगरी है, उस पर आप सदका ले सकते हैं। ठीक है। लेकिन अगर आप वेल टू डू फैमिली से हैं तो आप ज़कात भी नहीं ले सकते। बिल्कुल। तो लोग आपको डोनेशन इसलिए नहीं देते बिकॉज इट इज़ ज़कात इज़ according to a particular eligibility criteria. बिल्कुल। According to most of the muftis and most of the people, they say कि zakat is only for those who cannot afford. बिल्कुल। But if a child is, you know, special needs, his needs become different. So because we are so limited with so many resources, so I cannot take zakat according to most % of the people that I have asked, because my children, all of them do not come from poor families. बिल्कुल ठीक है। But in order to provide special education schools run करने के लिए आपको funds की बहुत ज़रूरत है। बिल्कुल ठीक। और funds तब आएंगे जब आपको लोगों को इस प्रॉब्लम की और इस सिचुएशन की अवेयरनेस होगी। ठीक है साइमा, थोड़ा सा अवेयरनेस के हवाले से बताएगा। यू रनिंग एन अवेयरनेस प्रोग्राम कॉल्ड Cuddle something? Yes, we developed a program. It's called the Cuddle Workshop. Cuddle Workshop. Cuddle stands for Creating Understanding of Developmental Disabilities Through Live Experience. Wow. और ये हमने वर्कशॉप स्कूलों में किया है। अभी स्पेल्ट की टीचर्स का कॉन्फ्रेंस था जहाँ मैंने ये वर्कशॉप टीचर्स के साथ किया था। एंड टीचर्स इन द वर्कशॉप वर लिटरली 2-3 teachers were crying. They said that we have these children with special needs in our classrooms. Maybe they are not severe, but there are children who should not be in normal schools. So first of all, it is very important कि अगर आपके classroom में
टीचर आपको आके कहती है किसी भी स्कूल में कि दिस चाइल्ड इज़ नॉट मूविंग फॉरवर्ड, then it should be required that child's parents should be asked to at least do an IQ. बिल्कुल IQ test. IQ test. सही बात. After 7 years age. एक एवरेज बिलो एवरेज का अगर बच्चा बिलो एवरेज से भी एवरेज आपको नीचे बिलो लग रहा है तो फिर उसमें आप IQ test जरूर करना. Because an IQ test at the age of 7 when the child is in grade 2 well determined कि ये बच्चा आगे कितना academically चल जाएगा. चल पड़ेगा. अब उस वक्त आप ये टेस्ट करवाने से ये हो जाएगा कि एटलीस्ट यू नो व्हाट यू आर वर्किंग. ठीक है सरमा, एक आई एम सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, वक्त बहुत कम है मेरे पास, आप लिमिटेशन ऑफ टाइम. एक सवाल मैंने आपसे पूछा था ब्रेक पे जाने से पहले, वो बच्चे जिनके पास यू नो लाइक सेंस एक किस्म की सेंस कम होती है तो दूसरी तरफ कोई चीज़ ज़्यादा होती है, उस हवाले से कहकर आप अगर अपना मैसेज दे दें जल्दी से. बच्चों में सेंस तो बहुत होती है. देखें स्पीच नहीं होती या कम्युनिकेशन एबिलिटी नहीं होती, but they have compassion and they have understanding and communication. हम लोग कहते हैं कि बच्चा जो है स्पेशल नीड्स है उसको हमारे लेवल पे कम्युनिकेट करना चाहिए. क्यों नहीं हम अपना लेवल नीचे लाके उनके लेवल पे कम्युनिकेट कर सकते हैं. आप कैसे हो सकता है कि एक 3 महीने का बच्चा माँ कम्युनिकेट कर सकती है उसके साथ, माँ को पता चलता है कि ये बच्चा भूखा है, बिल्कुल पता चल जाता है, रो क्यों रहा है, इरिटेबल है, ये चीज़ें हैं, बिकॉज हम अपने आप को बच्चे के लेवल पे लेकर आते हैं. बिल्कुल ब्यूटीफुली सेड. कम्युनिकेशन शुड नॉट बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम द स्पेशल नीड्स चाइल्ड बट वी शुड अडैप्ट टू देयर कम्युनिकेशन. जबरदस्त. व्हाट अबाउट यू सबरीना, इन लास्ट मैसेज वेरी क्विकली. ये है कि बच्चों का जैसे मैंने पेरेंट्स को ये सोचना चाहिए कि अगर स्पेशल बच्चे हैं, स्पेशल स्कूल है, दे शुड गो टू स्पेशल स्कूल. अब अगर बच्चे के पास प्रॉब्लम है दे शुड नॉट पुश देमसेल्फ कि भाई हम नॉर्मल स्कूल में जाएंगे क्योंकि ख़ानदान क्या बोलेगा, घर वाले क्या बोलेंगे. स्पेशल अगर आप बच्चे को स्पेशल स्कूल में डालना नहीं चाह रहे हो, नॉर्मल स्कूल वाले आपके बच्चे को लेना नहीं चाह रहे, वेयर विल यू गो. बिल्कुल. तो प्लीज़ गो. अगर बच्चे का प्रॉब्लम है गो टेक हेल्प फ्रॉम द स्पेशल स्कूल. टीचर सही जगह पे पहुँचें और अपना बच्चे का फ्यूचर महफूज कर लें. जबरदस्त. थैंक यू सो मच. आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया. इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू हैव यू. आप वो एग्जीबिशन का थोड़ा बता दें. एग्जीबिशन अभी चल रहा है, सैटरडे तक चल रहा है और यहाँ पे आपके स्टूडेंट्स, आपके स्कूल के स्टूडेंट्स, वोकेशनल जो बच्चे 15 इयर्स एंड अबव होते हैं उनसे हम काम करा रहे हैं. सही है. और उसकी हमने एग्जीबिशन कराई है ताकि लोग देखें कि जब आप इनके साथ मेहनत करते हैं तो ये क्या बात है. बिल्कुल बेशक. एंड आई थिंक दिस इज़ अ ग्रेट मोटिवेटिंग फैक्टर फॉर देम एज वेल, फॉर देयर पेरेंट्स एज वेल. चूँकि वक्त बिल्कुल ख़त्म हो गया, जाते जाते मैं सिर्फ एक बात कहूँगी कि ऐसे जो दिन होते हैं इसको सिर्फ लाइक फॉर एग्जांपल अगर आज वर्ल्ड डिसेबल डे है तो आज हमने एक प्रोग्राम कर दिया, इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि हमें आइंदा के दिनों पे हमें इस तरह के टॉपिक्स नहीं करने चाहिए. बिल्कुल करने चाहिए. बार बार ये चीज़ों को बोलने का मकसद ये है कि हमारे जहनों में ये बातें बैठ जाएँ. एंड इट्स ऑल, जैसे मैंने शुरुआत में भी बोला था, इट्स ऑल अबाउट बीइंग अ गुड ह्यूमन बीइंग. तो अपने बच्चों को भी इस तरह इन्वेस्ट करें. वक्त ख़त्म हो गया, हमें इजाज़त दें. अल्लाह हाफ़िज़.